गायत्री टीवी। चलो शैल वी स्टार्ट। अच्छा मुझे बताओ, कल हम लोग ने क्या शुरू किया था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग ने क्या क्या देखा, फटाफट बता दो एक सिनॉप्सिस। सॉरी, 26 जन 1950, 26 जन 1950 it came into force. वेरी गुड। फिर अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949। वेरी गुड। फिर दो लैंग्वेज में लिखा गया है, इंग्लिश एंड हिंदी। ओके। फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल इंडिया, हाँ ठीक है, इट इज क्वासी फेडरल। अपना इंडिया ही क्या है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्वासी फेडरल है। ठीक है। फिर सबसे बड़ा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। फिर हाँ, दो स्ट्रक्चर है, कौन से? फेडरल एंड यूनिटरी। वेरी गुड। फेडरल के कौन से याद है? कौन से बताओ? ड्यूअल, ड्यूअल अथॉरिटी। वेरी गुड। फिर वेरी गुड। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। वेरी गुड। फिर रिटर्न एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी गुड। यूनिटरी, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी पावर, स्ट्रॉन्ग सेंटर, लास्ट वन मोर, रेसिडुअरी पावर। वेरी गुड। समझ में आ रहा है? ठीक है। और क्या पढ़ा हमने उसमें? क्वासी फेडरल बोलते हैं। बनाने वाला कौन है? हाँ, बट एक्चुअली टीम था, वो टीम का नाम क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। करेक्ट है। किसने बनाया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ठीक है। प्रीएम्बल याद है थोड़ा थोड़ा? वी द पीपल ऑफ इंडिया। वेरी गुड। सोलमली हमने रिजॉल्व किया है क्या क्या करने को, इंडिया को सोवरेन बनाने को। सोवरेन का मतलब? वेरी गुड। फिर सोशलिस्ट का मतलब? नहीं नहीं, वो डेमोक्रेसी है। हाँ, वेलफेयर, वेलफेयर। सोशलिस्ट मतलब वेलफेयर, गवर्नमेंट को वेलफेयर करना है, उसका मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट होता है। करेक्ट है। ओके ठीक है। फिर अच्छा, सोशलिस्ट पहले से था क्या वर्ड? कब आया? 42nd अमेंडमेंट में। ईयर क्या था? 1976। वेरी गुड। फिर सेक्युलर, सेक्युलर मतलब इंडिया इज नो रिलीजन। परफेक्ट। फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब क्या? मेजोरिटी कैन डिसाइड बट नथिंग अगेंस्ट द। वेरी गुड। फिर हर एक सिटीजन को सिक्योर करना है, किस चीज से सिक्योर करना है? जस्टिस से, फिर लिबर्टी से, फिर इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेटर्निटी? ब्रदरहुड। वेरी गुड। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1945 को अडॉप्ट किया और हमने खुद को ही क्या दिया? कॉन्स्टिट्यूशन दिया। बराबर है? ठीक है।
ओके हम लोग ने एक केस का नाम पढ़ा था इसमें अब तक, जहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर बोला था कि कुछ तो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। कौन सा केस था? पूरा पूरा नाम। केशव नंदा भारती। कौन सा केस था? केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। करेक्ट है। उसमें क्या बोला था, क्या बेसिक स्ट्रक्चर है बोला था? जोर से, गलत भी कॉन्फिडेंस से बात करने की। क्या गलत है बोला था? सॉरी क्या गलत है बोल रही हूँ, क्या बेसिक स्ट्रक्चर है बोला था? नहीं नहीं, किधर उधर चली गई तो? क्या बेसिक स्ट्रक्चर है बोला था जो चेंज नहीं हो सकता? वेरी गुड, फेडरल स्ट्रक्चर। क्या बेसिक स्ट्रक्चर में फॉलो होता है? फेडरल फीचर्स। ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो चेंज नहीं हो सकता। यही तो आर्ग्यूमेंट था ना, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते रहेंगे तो अपने सारे राइट्स चले जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हो सकता, और फेडरल फीचर चेंज नहीं हो सकते क्योंकि वो क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अभी हम बात करते हैं अपने कुछ राइट्स का। ठीक है, मार्क करके लो। फंडामेंटल राइट्स आर गिवन अंडर पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कहां पे दिया हुआ है फंडामेंटल राइट्स को? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस कुड बी वन ऑफ योर एमसीक्यू। ठीक है, अभी नए बच्चे लोग, अभी कोई भी एक्ट हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें ना हमेशा सेक्शन नंबर होंगे। क्या होंगे? हमेशा सेक्शन नंबर। 1 2 3 4 ऐसे, और हर एक सेक्शन नंबर के अगेंस्ट कुछ तो लॉ होता है। ठीक है, और उसको सेक्शन नंबर से डिवाइड क्यों किया जाता है? जैसे अपने पास पेज नंबर है ना, अगर मैं आपको बोलूं कि ये पेज नंबर, ये पैराग्राफ पे जाओ, तो तुम बराबर उधर ही जाएगा। वैसे ही सेक्शन नंबर होते हैं। सो अगर मैं बोलूं सेक्शन नंबर 2, तो सब लोग सेक्शन नंबर 2 का वही बात करेंगे जो लॉ में दिया हुआ है। इसीलिए हर एक लॉ के प्रोविजन को क्या करते हैं वो लोग? सेक्शन नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन नंबर नहीं है, हम उसको बोलते हैं आर्टिकल्स। समझ में आ रहा है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? आर्टिकल्स इंस्टेड ऑफ सेक्शन। गॉट द पॉइंट? ठीक है, आ जाओ। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। कितने फंडामेंटल राइट्स है अपने पास? मार्क करो। 6 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। कितने हैं? 6 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। और उसमें कौन से है? राइट टू इक्वालिटी। कौन से आर्टिकल से शुरू होता है? 14 से कब तक जाता है? 18 तक। मतलब आर्टिकल 14 से 18 सिर्फ किसका बात करेगा? राइट टू इक्वालिटी का। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू, स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल गोज अप टिल, फिर राइट अगेंस्ट 23 एंड फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 एंड 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। इस सबको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले और एक फंडामेंटल राइट था जिसको निकाल दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी। कौन से आर्टिकल में था बताओ? राइट, राइट टू प्रॉपर्टी था अंडर आर्टिकल 31। अब उसको किस में डाल दिया? लीगल राइट में डाल दिया। कौन से अमेंडमेंट में? 1978 में। समझो, वेलफेयर डाला प्रियम्बल में, फिर राइट टू प्रॉपर्टी निकाला। वेलफेयर डाला प्रियम्बल में, फिर निकाला राइट टू प्रॉपर्टी। तो सोशलिस्ट वर्ड कब डाला? 42nd अमेंडमेंट 1976, और फिर राइट टू प्रॉपर्टी निकाला 44th अमेंडमेंट 1978। गॉट द पॉइंट? पहले सोशलिस्ट फिर राइट टू प्रॉपर्टी निकाला, पहले सोशलिस्ट फिर राइट टू प्रॉपर्टी। गॉट द पॉइंट? ठीक है, now right to property is not fundamental right, it is called legal। समझ में आया?
अभी अपार्ट फ्रॉम दैट आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 ये देता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट एंड लॉ। अभी कैसा है ना, अगर ऐसा लाइन दिया हुआ है कि अगर स्टेट ने तुम्हारा फंडामेंटल राइट छीना, स्टेट ने क्या छीना, तुम्हारा फंडामेंटल राइट, तो तुम कोर्ट जा सकते हो। अभी अपने को ये तो पता है, ठीक है, स्टेट ने फंडामेंटल राइट छीनना नहीं चाहिए, बट स्टेट मतलब क्या, स्टेट का मतलब तो पता होना चाहिए ना, तो हम जाके केस करेगा ना। तो स्टेट का डेफिनेशन कहाँ पे दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 12 में। वो बताता है कि स्टेट क्या है, वो बताता है कि स्टेट मतलब क्या। समझ में आ रहा है, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। फिर 33 to 35 डील्स विद जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स। ये क्या बोला है, ये एक्सप्लेन कर सकते हैं मेरे को? ये देखो यहाँ पे भी बोला इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, स्टेट मतलब क्या, वो हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 12। ये लाइन समझाओ मुझे, क्या बोला? लेजिस्लेशन मतलब लॉ, बाय वैलिड लॉ। पढ़ा? समझ में आया क्या बोला? ये क्या होता है? नो फंडामेंटल राइट इन इंडिया इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब नहीं, नहीं। अच्छा मुझे बताओ, कोई भी राइट तुम्हारे पास विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन दिया जाता है या विथ रेस्ट्रिक्शन दिया जाता है? विदाउट रेस्ट्रिक्शन, विथ रेस्ट्रिक्शन। विथ रेस्ट्रिक्शन, एक एग्जांपल दे दो। ये है तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स, या इसके अलावा भी तुमको कुछ याद आ रहा है तो बता दो, क्योंकि इसमें भी इंटरनली है बहुत सारे। सोचो कौन सा ऐसा राइट हो सकता है जो है तो सही, बट पूरा का पूरा नहीं दिया है, कुछ तो रेस्ट्रिक्शन डालेंगे उसमें। ये प्रियम्बल देख के कुछ याद आता है? लिबर्टी, इक्वालिटी, कुछ ऐसा। मैं पहले ना इसका मीनिंग बताती हूँ तुमको, ये लाइन का मीनिंग क्या होता है। ये लाइन का मीनिंग होता है कि कोई भी फंडामेंटल राइट ना पूरी तरह से तुमको नहीं दिया जाता। हर एक फंडामेंटल राइट तुम एंजॉय कर सकते हो, बट सर्टेन रेस्ट्रिक्शन के साथ। और वो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करने के लिए जो अपना गवर्नमेंट है वो कानून बना देता है। वो क्या बना देता है, लॉ बना देता है कि ये सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस है बोल के। ठीक है, अभी तुम मुझे बताओ कि अगर मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच बराबर है, फंडामेंटल राइट है मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं जब चाहूं जो चाहूं बात कर सकती हूँ। बट तुम मुझे बताओ, क्या मैं रास्ते पे खड़े रह के लोगों को गालियां दे सकती हूँ? नहीं, नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती?
क्योंकि देयर आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, देयर आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। बोला जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट डेफिनेटली तुम किसी का इंसल्ट नहीं कर सकते, बराबर है। दूसरा चीज, मेरे पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, मैं जहां चाहूं घूमने जा सकती हूँ, मुझे कोई रोकेगा नहीं, बराबर है। बट मुझे बात बताओ, अगर कोई पर्सन जेल में है तो क्या बोल सकता है मेरा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, मुझे भी घूमना है? नहीं। क्यों? क्योंकि उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, समझ में आ रहा है। और वो रेस्ट्रिक्शन लॉ बना के गवर्नमेंट डाल देता है, समझ में आ रहा है कैसे डाल देता है? लॉ बना के गवर्नमेंट डाल देता है। जैसे अपने पास क्रिमिनल के रिलेटेड कानून है, नाम मालूम है उसका? क्राइम करते हो तो किसके अंडर सजा मिलती है? आईपीसी, सुना है आईपीसी के बारे में? इंडियन पीनल कोड, आईपीसी, इसमें मर्डर किया, आईपीसी उसमें रेप किया, इसमें सजा। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंडियन पीनल कोड, जिसको हम क्या बोलते हैं? उसमें बोला है जेल में रहने वाले घूम नहीं सकते, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला मूवमेंट करो, तुम्हारा अधिकार है मूवमेंट करना, बट अगर किसी ने क्राइम किया है तो आईपीसी उसको रोकेगा, तो मूवमेंट नहीं कर सकते। क्लियर? तो तुम्हारे जो फंडामेंटल राइट है तुमको फुल फ्लेजेड नहीं मिलते, हमेशा विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। गॉट द पॉइंट? ठीक है। अभी ये देखो, आर्टिकल नंबर पढ़ो यहाँ पे, ये इंडिविजुअली भी पढ़ेंगे बट सिर्फ आर्टिकल नंबर पढ़ो। कौन से? 15, 16, 19 एंड 30। ये किसको है? सिर्फ सिटीजन्स को ही ये राइट है, बाकी सबको नहीं है। बट आर्टिकल 14, 20, 21, 22, 23, 25, 27 एंड 28 ये सबको अवेलेबल है जो भी इंडिया के सॉइल पे खड़ा है, चाहे वो सिटीजन हो या वो फॉरेनर। इज दैट क्लियर? तो मुझे बताओ आर्टिकल नंबर 14 किस चीज का है? राइट टू, मतलब तुम बोलना चाहते हो इक्वालिटी सबको मिलेगा, चाहे फॉरेनर हो या सिटीजन हो, अगर वो इंडिया के लैंड पे खड़ा है तो उसको हम इक्वालिटी देंगे। इज दैट वेरी क्लियर? कुछ आर्टिकल्स है जो सिर्फ किसको अवेलेबल है? सिटीजन्स को। कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो सबको अवेलेबल है जो इंडिया पे खड़ा है। इज दैट वेरी क्लियर? ओके, आ जाओ, अब हम पढ़ते हैं किसका डेफिनेशन? स्टेट का। कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल नंबर 12। कहां दिया हुआ है? आर्टिकल नंबर 12। अभी स्टेट मतलब क्या होता है? पहला पॉइंट पढ़ो। स्टेट मतलब गवर्नमेंट। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, मतलब अगर गवर्नमेंट ने तुम्हारा फंडामेंटल राइट छीना तो तुम क्या कर सकते हो? कोर्ट में केस। बट हम लोग अलग अलग नहीं नाम देते, हम क्या बोलते हैं? स्टेट। हम क्या बोलते हैं? स्टेट। समझ में आया? तो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट और उसका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड उसका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट छीन नहीं सकते। दूसरा क्या बोला है? गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर। ऊपर भी गवर्नमेंट नीचे भी गवर्नमेंट, दो दो बार क्यों? वेरी गुड। लेजिस्लेचर कहाँ होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं ना। हमने दो लेजिस्लेचर का नाम पढ़ा कल, बताओ कौन से नाम पढ़े? वेरी गुड, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये दो नाम पढ़े। तो स्टेट में लेजिस्लेचर होते हैं और उसका भी गवर्नमेंट होता है। सो इन शॉर्ट वो बोल रहा है स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा, स्टेट में पार्लियामेंट आएगा, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट आएगा, स्टेट में उसके लेजिस्लेचर आएंगे। इज दैट वेरी क्लियर? अब तक कौन से आए स्टेट में नाम? सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर। करेक्ट है? ओके, थर्ड वाला बताओ। और लोकल अथॉरिटी में हम क्या डाल सकते हैं? ये देखो, म्युनिसिपैलिटीज, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, पंचायत, नाम सुना है उसका, ये सब किस में आ जाता है बच्चे लोग? लोकल अथॉरिटीज। क्लियर? बट कोई भी लोकल अथॉरिटी कहाँ होना चाहिए स्टेट बनने के लिए? होना चाहिए विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कहाँ होना चाहिए लोकल अथॉरिटी? टेरिटरी ऑफ इंडिया में। अच्छा, बाहर रहा तो
ऐसा लोकल अथॉरिटी जो इंडिया में नहीं है, बाहर है, बट उसको कंट्रोल कर रहा है। उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? तो उसको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे किसमें? स्टेट में. सो लोकल अथॉरिटी इधर इट इज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेट. याद कर लो स्टेट का डेफिनेशन, आर्टिकल 12 जल्दी. कर लिया? बताओ कौन सा आर्टिकल है स्टेट का डेफिनेशन? 12. उसमें 3 पार्ट्स में डिवीजन है. पहला वाला क्या बोलता है? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. दूसरा क्या बोलता है? वेरी गुड. तीसरा क्या बोलता है? लोकल अथॉरिटीज कहाँ पे हैं? टेरिटरी ऑफ इंडिया और बराबर है. और ये सब क्या है? स्टेट है. सो अगर मैं बोलूं कि कोई भी फंडामेंटल राइट छीनेगा तो स्टेट के अगेंस्ट तुम केस कर सकते हो. तो किसके अगेंस्ट कर सकते हो? गवर्नमेंट के अगेंस्ट, पार्लियामेंट के अगेंस्ट, लेजिस्लेचर के अगेंस्ट, कोई भी लोकल अथॉरिटी के अगेंस्ट. समझ में आ रहा है? स्टेट मतलब जिधर जिधर स्टेट पड़ेगा, मतलब अपने को क्या याद करने का? आर्टिकल 12. गॉट द पॉइंट? ठीक है, ओके. अभी एक ना फेमस केस हुआ था जिसका नाम था अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब. क्या नाम था? अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब. जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जहां पे क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बताया एक टेस्ट. सुप्रीम कोर्ट ने बताया एक टेस्ट. किस चीज का टेस्ट? उसने बोला डिटरमाइन करो कि कोई भी एंटिटी है. एंटिटी मतलब कंपनी बोल सकते हैं, है ना? एंटिटी मतलब कोई कंपनी बोल सकते हैं जिस जो गवर्नमेंट या रादर स्टेट, स्टेट मतलब आर्टिकल 12, स्टेट मतलब आर्टिकल 12, स्टेट का एजेंसी जैसा हो. स्टेट का क्या है? एजेंसी जैसा. मतलब अगर मुझे बताओ कोई कंपनी है जिसमें शेयर्स है, कंपनी है जिसमें क्या है? शेयर्स है, शेयर कैपिटल है, और पूरा का पूरा शेयर्स किसने खरीद के रखा है? पता है? गवर्नमेंट ने. पूरा का पूरा शेयर्स किसने खरीद के रखा है? गवर्नमेंट ने. मुझे बताओ वो कंपनी गवर्नमेंट जैसी नहीं है? इफ आई टॉक अबाउट ए लिमिटेड, इफ आई टॉक अबाउट ए लिमिटेड, जिसमें शेयर कैपिटल है और वो 100% शेयर कैपिटल किसके पास है? पता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. तो तुमको लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी बोलेगा ये लिमिटेड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी बोलेगा वो ए लिमिटेड करेगा या मना करेगा? नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा. करेगा ना? तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट जैसा हो गया ए लिमिटेड? जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिंसिपल और ए लिमिटेड क्या बन गया उसका? जो प्रिंसिपल बोलेगा वो एजेंट करेगा. तो यहाँ पे एक टेस्ट बताया कि तुम पता कर सकते हो कि कैसे कोई भी एंटिटी स्टेट का एजेंट बनता है. अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब में सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट बताया जहां पे तुम डिटरमाइन कर सकते हो कि कैसे कोई एंटिटी गवर्नमेंट का क्या बन जाता है? एजेंट बन. समझ में आया? ठीक है, पहला पॉइंट पढ़ो. क्या सेम लग रहा है जो मैंने अभी बताया?
बराबर है। पूरा का पूरा शेयर कैपिटल किसने होल्ड करके रखा है? गवर्नमेंट ने। तो ये जो कॉरपोरेशन है उसको हम क्या बोलेंगे? एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट। क्या बोलेंगे उसको हम? एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड पढ़ने का कोशिश करोगे? कंसिस्ट, इम्प्रेग्नेंट मतलब कंसिस्ट ऑफ। फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब फाइनेंशियल हेल्प, इजंट इट? फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब फाइनेंशियल हेल्प। समझ में आया क्या बोला है? बताओ, कौन बता रहा है? अरे जल्दी। वो पूरा फाइनेंशियली हेल्प कर रही है, मतलब एंटायर एक्सपेंडिचर अफोर्ड कर रही कौन हेल्प कर रही है? है। स्टेट। स्टेट एक कॉरपोरेशन को फाइनेंशियल हेल्प दे रहा है। स्टेट क्या दे रहा है? कॉरपोरेशन को फाइनेंशियल हेल्प दे रहा है। कितना फाइनेंशियल हेल्प दे रहा है? कि पूरा उसका खर्चा निकल रहा है। अगर मैं बोलूं सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिविंग financial help, is giving financial help to A Limited, और इतना हेल्प दे रहा है कि ए लिमिटेड का पूरा एक्सपेंडिचर कवर हो रहा है। ए लिमिटेड का पूरा क्या हो रहा है? एक्सपेंडिचर कवर हो रहा है। तो सीजी जो बोलेगा वो ए लिमिटेड सुनेगा ना, बराबर है। तो ए लिमिटेड क्या बन गया उसका? एजेंसी। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है, थर्ड वाला बताओ। सिर्फ इंटरप्रेट करो, बाकी सब जाने दो। कंफर्ट मतलब गिवन। क्या बोलते हो? कोई कॉर्पोरेशन ऐसा है जो क्या एंजॉय कर रहा है? तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो कैसा है? स्टेट जैसा है। हम क्या बोलेंगे उसको कि वो किस जैसा है? स्टेट जैसा। अच्छा, मुझे कोई भी एक प्राइवेट एंटिटी सोच के बताओ जिसका मोनोपोली हो इंडिया में। कोई है ऐसा जिसका मोनोपोली है? मोनोपोली मतलब क्या होता है? मतलब और कोई है ही नहीं उसके बिजनेस में, बराबर है। कोई ऐसा है जो मोनोपोली एंजॉय करे? रेलवे, बट रेलवे गवर्नमेंट का है। कोई प्राइवेट बताओ। कोई है प्राइवेट जिसका मोनोपोली है इंडिया में? उसके अलावा कुछ नहीं कर, कोई नहीं करता। नहीं, कोई याद नहीं आ रहा? कैसे आएगा? है ही नहीं, क्योंकि मोनोपोली अलाउड ही नहीं है इंडिया में। इंडिया में मोनोपोली अलाउड ही नहीं है। बट तो मुझे सोच के बताओ, अगर कोई ऐसा कंपनी खड़ा हो गया
जो मोनोपोली एंजॉय कर रहा है, तो तुमको नहीं लगता वो गवर्नमेंट है ना? बराबर है, क्योंकि प्राइवेट एंटिटी तो कभी मोनोपोली कर ही नहीं सकते। बट अगर किसी को बोला कि तू ही ये काम करेगा सिर्फ, तो तुमको नहीं लगता वो गवर्नमेंट जैसा है? बराबर है। तो अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब में क्या बोला, अगर कोई कॉर्पोरेशन ऐसा है जो मोनोपोली स्टेटस एंजॉय कर रहा है, तो बॉस वो डेफिनेटली क्या है? स्टेट। समझ में आ रहा है? उसका कैरेक्टर कैसा है? स्टेट जैसा है। समझ में आया? अब तक 3 पॉइंट पढ़े हम लोग ने कि कैसे पता करने का कोई एंटिटी स्टेट है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या बोला, पूरा शेयर कैपिटल किसने खरीद के रखा है? स्टेट ने। व्हाट इज स्टेट? स्टेट ने खरीद के रखा है, तो वो कॉर्पोरेशन क्या बन गया? एजेंसी ऑफ स्टेट। बराबर है। सेकंड क्या बोला है? फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है। कौन दे रहा है? स्टेट कॉर्पोरेशन को। कितना दे रहा है फाइनेंशियल असिस्टेंस? पूरा एक्सपेंडिचर कवर हो रहा है उतना दे रहा है, तो वो क्या बन गया? एजेंसी ऑफ स्टेट। तीसरा क्या बोला? वो मोनोपोली स्टेटस एंजॉय कर रहा है, जो किसने दिया उसको? स्टेट ने दिया, तो वो भी कैसा है? स्टेट जैसा। समझ में आया? ठीक है। फोर्थ, किसी का स्टेट का, रेदर स्टेट का वो कॉर्पोरेशन में डीप कंट्रोल है। परवेसिव नहीं भी पढ़ा तो चलेगा। कितना कंट्रोल है? डीप कंट्रोल है, मतलब बहुत ज्यादा स्टेट एक कॉर्पोरेशन पे क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, तो वो कॉर्पोरेशन क्या बन जाएगा? एजेंसी ऑफ स्टेट। क्लियर? फिफ्थ पढ़ो। पढ़ा? क्या समझ में आया ये पॉइंट से? हाँ, बराबर है। मतलब कोई ऐसा कॉर्पोरेशन है जो काम कर रहा है ना, वो कौन सा इंपॉर्टेंस वाला है? पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला है। गवर्नमेंट किसके लिए काम करता है? पब्लिक के लिए काम करता है ना? पब्लिक इंपॉर्टेंस वाले काम करता है, या क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंट फंक्शंस। तो कोई ऐसा कॉर्पोरेशन है जो गवर्नमेंट जैसे काम कर रहा है। कोई ऐसा कॉर्पोरेशन जो कैसे काम कर रहा है? गवर्नमेंट जैसे। हम लोग उसको क्या बोलेंगे? या तो पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला या रिलेटेड टू गवर्नमेंट। पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला या रिलेटेड टू गवर्नमेंट वाला फंक्शन कर रहा है, तो वो भी क्या बन जाएगा? एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट। ये एक रेलिवेंट फैक्टर है। ये एक रेलिवेंट फैक्टर है कि हम वो कॉर्पोरेशन को बोल सकते हैं कि बॉस तो एजेंट है गवर्नमेंट का। ठीक है। लास्ट, लास्ट पढ़ो। पढ़ा? क्या बोलता है? गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, तो फिर एक सपोर्ट मिलेगा उस कॉर्पोरेशन को एजेंसी की तरफ। बराबर है ना? गवर्नमेंट किसी को भी अपना डिपार्टमेंट देगा क्या? नहीं देगा ना। बट दिया, तो वो कॉर्पोरेशन भी क्या बन जाएगा? गवर्नमेंट बन जाएगा। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट ने अपना क्या दिया? डिपार्टमेंट दिया वो कॉर्पोरेशन को, तो वो कॉर्पोरेशन भी क्या बन गया? गवर्नमेंट बन गया। ठीक है। सारे वापस पढ़ के एक बार मुझे बता दो क्विकली, शॉर्ट में। केस का नाम भी बताना जिसमें टेस्ट ऑफ एजेंसी बताया।
डन। मुझे बताओ फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है पता करने का कि एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट है या नहीं। शेयर कैपिटल पूरा किसके पास है? गवर्नमेंट नहीं, व्हाट इज द वर्ड? स्टेट के पास है। वेरी गुड। सेकेंड, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है कॉर्पोरेशन को, कौन दे रहा है? स्टेट दे रहा है। कितना कवर कर रहा है? वेरी गुड। सेकेंड, थर्ड, मोनोपोली स्टेटस एंजॉय कर रहा है। वेरी गुड। फोर्थ, डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है। बराबर। फिफ्थ, फंक्शन उसका कैसा है? पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला या क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंट वाला? ठीक है। सिक्स्थ, डिपार्टमेंट ट्रांसफर किया है तो वो कॉर्पोरेशन भी क्या बन गया? एजेंसी ऑफ स्टेट। समझ में आया? ठीक है। अभी मुझे ये बताओ तुम लोग, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है अपना, अच्छा केस का नाम तो बताओ। ये टेस्ट डिटरमाइन किस में किया था? अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। ठीक है। अभी मुझे ये बताओ कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स आया कभी? 1950 में, करेक्ट है। बट 1950 से ओल्ड भी अपने पास दूसरे लॉ है, एक्ट है, ठीक है, और उसके बाद भी आने वाले लॉ है, करेक्ट है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है या बाकी कानून सबसे इंपॉर्टेंट है? कॉन्स्टिट्यूशन सबसे टॉप पे है, उसके अगेंस्ट कुछ नहीं जा सकता, ठीक है। सो जो भी नए कानून बनेंगे वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन बनेंगे। क्या कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो या कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्फ्लिक्ट करे? ऐसा नहीं हो सकता। तो एवरीथिंग विल बी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। बट जो अपने ओल्ड लॉ है विच हैव कम बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनको तो बेचारों को पता ही नहीं था फंडामेंटल राइट के बारे में। तो हो सकता है उनमें ऐसा कुछ प्रोविजन है जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। किसको कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, या रेदर बोलो अगेंस्ट है। किसके अगेंस्ट है? फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। किसके अगेंस्ट है? फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। तो ये लॉ का करेंगे क्या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, क्या करेंगे उसका? आर्टिकल 13 दोनों पढ़ के बताना मुझे क्या बोला है। बैकग्राउंड समझ में आया मैं क्या पूछ रही थी? पढ़ा? दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ उसको, आर्टिकल 13(1), आर्टिकल 13(2). अभी ये 1 क्या है पता है? ब्रैकेट में, दिस इज सब आर्टिकल। क्या बोलते हैं उसको? सो इट इज आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 1, आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 2। क्लियर? ठीक है। अब मुझे बताओ आर्टिकल 13(1) क्या बोलता है? एग्जिस्टिंग लॉज का बात करता है। क्या बोला वो? समझ में आया पॉइंट? बताओ। मधुरा बताएगी, जोर से बताना। कौन? कोर्ट। सो अगर कोई ऐसा लॉ है जो किसके पहले आया है? कॉन्स्टिट्यूशन के, और वो क्या कर रहा है? इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग। इनकंसिस्टेंट मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग है। किसके साथ? तो कोर्ट उसको क्या डिक्लेयर करेगा? खुद से ही वो इनवैलिड हो जाएगा क्या? नहीं, उसको कौन डिक्लेयर करेगा इनवैलिड? कोर्ट।
बराबर है। और फ्यूचर लॉज का क्या सीन है? फ्यूचर लॉज पहले से ही क्या है? वॉइड है, मतलब वो एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं सकते, दे कैन नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके आ जाओ। अब पढ़ते हैं हम लोग राइट ऑफ इक्वालिटी। अभी हम सब इक्वल है ना, अपने बीच में कोई भेदभाव है नहीं। तो राइट टू इक्वालिटी इज गिवन अंडर आर्टिकल 14। राइट टू इक्वालिटी इज गिवन अंडर आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 ना दो तरीके का इक्वालिटी का बात करता है। एक इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने हम सब इक्वल, कानून के सामने हम सब इक्वल। ऐसा है क्या लड़कों को केस करने देते हैं, लड़कियों को नहीं देते हैं? या सिटीजन को देंगे, फॉरेनर को केस करने नहीं देंगे? ऐसा तो नहीं है ना। तो हम सब क्या है? इक्वल है। किसके सामने? लॉ के सामने। क्लियर? एंड इक्वल प्रोटेक्शन भी मिलता है अपने को लॉज का। लॉ का इक्वल प्रोटेक्शन एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। अभी तुम लोग मुझे बताओगे, ये लाइन पढ़ के, ये जो अपने को स्टेट, अच्छा स्टेट मतलब आर्टिकल 12 वाला स्टेट, स्टेट मतलब आर्टिकल 12 वाला स्टेट, ठीक है। स्टेट किसी को भी डिनाई नहीं करता इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबको देगा। बट किसको देगा? सिर्फ सिटीजन को या सबको? चेक करके बताओ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सिटीजन को ही देगा सिर्फ। वेरी गुड। एनी पर्सन इन द सॉइल ऑफ इंडिया, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भी है सबको ये प्रोटेक्शन मिलेगा। कौन सा दो प्रोटेक्शन? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। समझ में आ रहा है? ठीक है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 14। अच्छा, अभी ये जो वर्ड्स है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमने कहीं से तो लिया है। कहां से लिया है? यहां से लेकर यहां तक पढ़ के बताओ। पढ़ा? बताओ मुझे कहां से लिया है इक्वालिटी बिफोर लॉ? इंग्लिश कॉमन लॉ से। हेलो, हाँ हाँ, इंग्लिश कॉमन लॉ। मुझे सबसे पहले बताओ कॉमन लॉ क्या होता है? जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट।
अभी मुझे बताओ कि अगर कोर्ट के पास ऐसा कोई केस गया जिसके ऊपर कानून बना ही नहीं, तो कोर्ट फैसला देगा या छोड़ देगा? बोलेगा सॉरी इसके ऊपर तो कोई लॉ ही नहीं है, मैं जस्टिस नहीं दे सकता। तुम क्या लगता है तुमको? कोई तुम दुखी हो कोई चीज से, तुम कोर्ट के पास गए, कंप्लेन कर दिया मैं दुखी हूं ये चीज पर्टिकुलर पर्सन से, मुझे जस्टिस चाहिए, बट उसके ऊपर कोई लॉ है नहीं, कोर्ट जस्टिस देगा या नहीं देगा? तुम क्या बोलेगा सॉरी मैं तो कुछ फैसला दे ही नहीं सकता, क्या करूं? कोई भी कोर्ट ले ले, जस्टिस देगा या नहीं देगा? देगा ना, कुछ तो तरीका निकालेगा ना तुमको जस्टिस देने का, बराबर है? तो जो कोर्ट तरीका निकालता है ना, सो जो जजमेंट्स होते हैं ऑफ द कोर्ट जिसके ऊपर कोई कानून नहीं है, जजमेंट से जो आया हुआ लॉ है, जजमेंट से आया हुआ लॉ, जजमेंट डिराइव्ड लॉ, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन लॉ। और अगर इंग्लिश कॉमन लॉ की बात कर रहे हैं हम लोग, गायत्री तुम इंग्लिश कॉमन लॉ की अगर हम बात करते हैं, तो इंग्लिश मतलब कहाँ हुआ है? ब्रिटिशर्स में। इंग्लिश मतलब कहाँ हुआ है? ब्रिटिशर्स में, बराबर है? तो इंग्लिश के कोर्ट्स में कुछ तो ऐसे जजमेंट हुए रहेंगे जहां पे क्या पता चला कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, और वहां से ही हम लोग ने क्या किया, उसको लिया। समझ में आ रहा है? कहाँ से आया है? इंग्लिश कोर्ट के जजमेंट से। कहाँ से आया है? इंग्लिश कोर्ट के जजमेंट से। गॉट द पॉइंट? दैट इज इंग्लिश कॉमन लॉ। ओके, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस कहाँ से आया है? लास्ट क्लॉज ऑफ फर्स्ट सेक्शन ऑफ टू, मतलब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में 14th अमेंडमेंट लाया, 14th अमेंडमेंट का जो फर्स्ट सेक्शन है उसके लास्ट क्लॉज में ये वर्ड है, वहां से हम लोग ने लिया। याद करोगे कहां से लिया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के 14th अमेंडमेंट फर्स्ट सेक्शन लास्ट क्लॉज। गॉट द पॉइंट? वहां से क्या क्या आया है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मार्क करके लो, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोनों भी, दोनों भी। डन? ठीक है, अब ये लाइन पढ़ के बताओ क्या बोला है। आर्टिकल 14 किसको अप्लाई करता है? या सिर्फ सिटीजन? नहीं, ऑल पर्सन, नॉट ओनली सिटीजन। तो जो भी इंडिया के सॉइल पे है सबको ये अप्लाई करता है, बराबर है? फिर वो कंपनी भी हो उसको उसको भी अप्लाई करेगा, विच इज अ ज्यूरिस्टिक। ज्यूरिस्टिक मतलब लीगल पर्सन is also entitled to the benefit of this article, मतलब कंपनी को भी इक्वालिटी मिलेगा। ठीक है? The right to equality is also recognized as one of the basic feature। मतलब चेंज हो सकता है, नहीं चेंज हो सकता? नहीं चेंज हो सकता। समझ में आया? तो राइट टू इक्वालिटी क्या है? एक तरीके का बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गॉट द पॉइंट? डन? नेक्स्ट, आर्टिकल नंबर 15 जो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। वो बोलता है कि हम रादर, हम मतलब स्टेट, स्टेट मतलब आर्टिकल 12 वाला स्टेट, बराबर है? स्टेट कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव, डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव नहीं करेगा। किसके लिए? तो तुमको समझ में आना चाहिए बॉस, आर्टिकल 15 सिर्फ किसके लिए है?
सिटीजन के लिए, सबके लिए है क्या? नहीं, किसके लिए? सिर्फ सिटीजन के लिए। कौन से ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा? रिलीजन पे, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एनी ऑफ देम। कौन से ग्राउंड्स पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एनी ऑफ देम। ये सारे ग्राउंड्स पे वो तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं। गॉट द पॉइंट? ठीक है, चाहे तुम बॉय हो या गर्ल हो, इक्वालिटी है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, इक्वालिटी है। कोई भी कास्ट के हो, इक्वालिटी है। किधर भी बर्थ ले लो, इक्वालिटी। समझ में आया? ये ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा। बट किसके लिए? सिर्फ सिटीजन के। समझ में आया? 15(2) क्या बोलता है? वो बोलता है नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विथ रिगार्ड टू एक्सेस टू शॉप्स। मतलब कोई भी सिटीजन शॉप्स को एक्सेस कर सकता है, शॉप्स में जा सकता है, पब्लिक रेस्टोरेंट को भी एक्सेस कर सकता है, होटल, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, यहाँ पे जाने से हम सिटीजन को रोक नहीं सकते। ठीक है, प्लस वो वेल्स भी यूज कर सकता है, टैंक्स, बेदिंग गार्ड्स, रोड्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट, जो होली या पार्शियली किसने मेंटेन किया है? स्टेट फंड्स ने, राइट? और डेडिकेटेड टू यूज ऑफ जनरल पब्लिक, जो जनरल पब्लिक के यूज की प्लेसेस है, वहां पे किसी भी सिटीजन को रोका नहीं जा सकता। समझ में आया? अभी अभी पोलार्ड सबको पता है? ठीक है ना? खुश हो गया देखो, सबको पता है पोलार्ड। पोलार्ड पता है एवरीबॉडी? क्रिकेटर है, ठीक है, वेस्ट इंडीज का ही है ना? नहीं, मुझे नहीं पता ना। हाँ, तो वो आया था इंडिया, ठीक है, और गया ऋषिकेश। उसको नहाना था अपने गंगा नदी में। पीयूष वहां पहुंच गया। पीयूष वहां पे पोलार्ड को रोक रहा है, नहीं 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 नहीं, मैं तुमको यहाँ पे नहाने नहीं दूंगा। बोला हाँ क्या बोला वो? तो बोलता है, पोलार्ड को बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं तुमको यहाँ पे नहाने नहीं दूंगा। बोलते क्यों नहाने नहीं देगा? मेरे को नहाना है। तो बोलता है नहीं, तुम्हारा कलर बहुत ब्लैक है, पानी खराब हो सकता है, मैं तुमको नहाने नहीं दूंगा यहाँ पे। पीयूष उसको रोक रहा है। बताओ क्या वो जाके केस कर सकता है आर्टिकल 15(2) में कि मेरे को पब्लिक प्लेस को यूज करने से रोका गया? क्या वो जाके केस कर सकता है 15(2) में कि मेरे को पीयूष ने पब्लिक प्लेस यूज करने से रोका? कर सकता है? हाँ कि नहीं? आयुष कर सकता है? कर सकता है? हाँ हाँ, काव्या कर सकता है? नहीं कर सकता है? क्या नहीं पढ़ा? 15(2) पब्लिक प्लेस का बात किया ना मैंने। क्या किधर था? बेदिंग गार्ड्स, नहाना था उसको ऋषिकेश। पीयूष मना कर रहा है। 15(2) में केस कर सकता है या नहीं? भावुक होने से पहले सोच समझ के जवाब देना। पोलार्ड इंडिया का सिटीजन है, ये प्रोटेक्शन किसको है? तो पोलार्ड को रोक सकते हैं ना, और वो 15(2) में केस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो इंडिया का सिटीजन, वो किधर का है? वेस्ट इंडीज का। समझ में आ रहा है? तो उसको 15(2) का प्रोटेक्शन नहीं। इज दैट वेरी क्लियर? दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर citizens. So Article 15 applies only to citizens. Got the point? ठीक है, अभी 15(1) में हमने क्या पढ़ा? 15(1) में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कौन से ग्राउंड्स पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एनी ऑफ देम। बराबर है। 15(2) में क्या पढ़ा? कोई भी सिटीजन को रोका नहीं जा सकता फ्रॉम एक्सेसिंग शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। बराबर है। फिर वेल्स यूज करने से नहीं रोक सकते, टैंक्स, बेदिंग गार्ड्स, रोड्स, पब्लिक रिसोर्ट्स व्हिच आर मेंटेन्ड होली और पार्शियली बाय स्टेट फंड्स, रोक नहीं सकते। ये बोला हम लोग को 15(1) एंड 15(2) ने। अभी चालू हो गए एक्सेप्शन।
कौन से एक्सेप्शन? 15(1) एंड 15(2) का एक्सेप्शन। किधर दिया हुआ एक्सेप्शन? 15(3), 15(4), 15(5), 15(6). 15(1) बोला नो डिस्क्रिमिनेशन, 15(2) बोला सब एक्सेस कर सकते हैं, 15(3), 15(4), 15(5), 15(6) ये बोलेगा एक्सेप्शन, ये बोलेगा एक्सेप्शन। ठीक है, 15(1) में हमने क्या बोला? क्या ये किधर गया? इसके बेस, सेक्स के बेस पे क्या डिस्क्रिमिनेशन होगा? होगा? नहीं होगा, ऐसा 15(1) ने बोला। अभी 15(3) बोलता है स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर, ये हुआ एक्सेप्शन। समझ में आया? विमेन को प्रोटेक्शन, चिल्ड्रन को प्रोटेक्शन, तुम लोग अपना देख लो। हाँ, तुम ही देंगे प्रोटेक्शन, जरूरत लगती है तुमको हमको प्रोटेक्शन देने की। मेल शोवनिस्ट बोलना नहीं किसी के सामने, पिट जाएगा। विमेन एंड चिल्ड्रन को मिलता है स्पेशल प्रोविजन। ठीक है, 15(4) बोलता है कि स्टेट स्पेशल प्रोविजन देता है फॉर एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास सिटीजन। जो भी बैकवर्ड क्लास सिटीजन है उनके लिए स्पेशल प्रोविजन है। फिर शेड्यूल कास्ट के लिए अलग प्रोविजन है और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अलग प्रोविजन है। ठीक है, तो इन लोग के लिए स्पेशल प्रोविजन है, विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए भी स्पेशल प्रोविजन दे सकते हैं। सो यहाँ पे ये एक्सेप्शन क्यों हुआ? 15(4) बोला था ना रिलीजन और कास्ट बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, और यहाँ पे बनाया डिस्क्रिमिनेशन, इसीलिए इसको क्या बोला? एक्सेप्शन। क्लियर? 15(5) वाला बताओगे? ये फिलहाल इंसान को सबसे ज्यादा दुखी कर रहा है इंडिया में, है ना? क्या बनाया? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दिया स्पेशल प्रोविजंस फॉर देयर एडमिशंस। किसको दिया? SC, ST एंड बैकवर्ड क्लास सिटीजन्स को दिया एडमिशंस के लिए स्पेशल प्रोविजन, इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। गॉट द पॉइंट? ठीक है, आर्टिकल 15(6) बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ये अमेंडमेंट लाया था इन 103rd अमेंडमेंट 2019 के वो लोग स्पेशल प्रोविजन बनाएंगे फॉर एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली। अब ये सही है, ये बराबर है। कोई बच्चा अच्छा पढ़ता है, अच्छे मार्क्स लाता है, बट फाइनेंशियली पुअर है, दो उनको प्रोविजन, बराबर है। सो उनके लिए प्रोविजन बनाया, वो क्या किया? सही किया। क्या उनको भी पढ़ने का राइट मिलना चाहिए, करेक्ट है। एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिलेटिंग टू एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो उनको जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको एडमिशंस के लिए क्या दिया? स्पेशल प्रोविजंस। समझ में आया? 15(1), 15(2) टॉक्स अबाउट 15(1) में डिस्क्रिमिनेशन नहीं, 15(2) में सबको एक्सेस करने देंगे। किसके लिए? सिटीजन्स के लिए। 15(4) में 15(3) में बोला विमेन चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन, 15(4) में बोला बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लिए स्पेशल प्रोविजन, 15(5) में बोला जो भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लास है उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्पेशल प्रोविजन, और लास्ट में बोला इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्पेशल प्रोविजन। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है, तो ये हुआ उसका एक्सेप्शंस। गॉट द पॉइंट? आ जाओ। अभी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? बोलो। गवर्नमेंट जॉब्स, बराबर है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी हो सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी हो सकता है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब गवर्नमेंट जॉब्स, करेक्ट है। सो आर्टिकल 16(1) गारंटी किसको करता है? ऑल
क्या उसको क्या देगा, अपॉर्चुनिटी देगा इन द मैटर्स रिलेटिंग टू और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिस अंडर द स्टेट, मतलब सेंटर भी और स्टेट भी और लोकल अथॉरिटीज की। समझ में आ रहा है? ठीक है। सो आर्टिकल 16(1) किसके लिए है, सबके लिए या सिर्फ सिटीजन्स के लिए? सिर्फ सिटीजन्स के लिए। और बोलता है कि वो क्या देगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा। किस चीज में के, एम्प्लॉयमेंट में या अपॉइंटमेंट में, कौन से ऑफिस में, अंडर द स्टेट। करेक्ट है? ठीक है। आर्टिकल 16(1). 16(2) क्या बोलता है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। कौन से बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। करेक्ट है। किसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, सबके साथ या सिटीजन्स के साथ? सिर्फ सिटीजन्स के साथ। याद करना 16(1) क्या बोलता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सॉरी ऑफिस अंडर द स्टेट में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सबको मिलेगा इक्वल अपॉर्चुनिटी। 16(2) बोलता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किसी भी सिटीजन को ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। आया समझ में इतना बात? ठीक है। अब चालू होंगे उसके एक्सेप्शंस। अब क्या चालू होंगे उसके एक्सेप्शंस, मतलब अब बात होगी डिस्क्रिमिनेशन की, अब बात होगी डिस्क्रिमिनेशन की। करेक्ट है। सो एक्सेप्शन कौन से आर्टिकल में दिया? 16(3), 16(4 एंड 16(3), 16(4), 16(5). सबसे पहला 16(3) पढ़ो एक बार। मुझे बताना कहाँ पे जॉब मिलने वाला है, ये आर्टिकल के अंडर कहाँ पे जॉब मिलने वाला है? उसी स्टेट में बोल रहे हो, मतलब स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के अंडर जॉब मिलने वाला है। बराबर है? स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। तो कंडीशन क्या डाल सकते हैं वो लोग? कहाँ जॉब मिलने वाला है, स्टेट या ये आर्टिकल 12 वाला स्टेट नहीं, ये स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट वाला स्टेट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट बोला है ना। क्या बोला है? गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। क्या बोलता है? किस चीज का? हम लोग ने 16(2) में बोला हम प्लेस ऑफ बर्थ या रेसिडेंस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, बट 16(3) बोलता है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के अंडर जॉब है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी ये जॉब को अप्लाई कर रहा है वो होना चाहिए रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। वो रेसिडेंट होना चाहिए ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट प्रायर टू एप्लीकेशन। प्रायर टू एप्लीकेशन मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जॉब निकाला तो कौन अप्लाई कर सकता है? सिर्फ जो महाराष्ट्र में रहते हैं। गुजरात गवर्नमेंट ने जॉब निकाला तो कौन अप्लाई कर सकता है? जो सिर्फ गुजरात में रहते हैं। समझ में आ रहा है? और ये बन जाएगा एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन। क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन? दैट यू शुड बी रिसाइडिंग इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। क्लियर? समझ में आ रहा है? नो प्रॉब्लम, रेसिडेंस होना चाहिए।
फिर क्या बोला है, और किसके लिए रिजर्वेशन रखा जाता है, तुम बताओ। SC और के लिए रखा जाता है फेवर, क्योंकि उनको क्या लगता है ये लोग एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है इन द सर्विस। 16(4) बिग ए, 16(4) बिग ए, ठीक है। फिर इसको कोशिश कर सकते हो बताने की। You can say a Christian church, क्रिश्चियनिटी के रिलेटेड कुछ रहेगा तो उसको डिनोमिनेशनल। क्या बोले, ऑफिस है, किसके कनेक्शन में ऑफिस है, रिलीजियस या डिनोमिनेशनल, मतलब डिनोमिनेटेड टू सम कास्ट रिलीजन, करेक्ट है, या तो रिलीजियस रिलेटेड है या डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूट है, तो क्या बोला है, प्रोफेस मतलब फॉलोइंग, नहीं। सो मुझे बताओ चर्च में कौन लगता है, फादर, बराबर है, और दरगाह पे कौन लगता है, जो भी है मुस्लिम में काजी वगैरह कुछ तो रहते हैं, है ना। हिंदूज में कौन लगता है, टेम्पल्स में पंडित्स लगते हैं, बराबर है। सो अगर हमने पंडित को दरगाह भेज दिया, काजी को टेम्पल भेज दिया, फादर को कहीं गुरुद्वारा भेज दिया, और गुरुद्वारा वाले को क्रिश्चियनिटी चर्च में भेज दिया, तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। तो अभी 15(1) तो बोलता है भाई, 16(1) तो बोलता है भाई रिलीजन के बेस पे नहीं डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, बट जहां पे ऑफिस इज कनेक्टेड टू रिलीजियस अफेयर, ऑफिस इज कनेक्टेड टू रिलीजियस अफेयर, जैसे टेम्पल का अपॉइंटमेंट है, जैसे क्रिश्चियनिटी चर्च का अपॉइंटमेंट है, जैसे गुरुद्वारा में अपॉइंटमेंट है, तो भाई ऐसे ही बंदे को अपॉइंट करो जो वो पर्टिकुलर रिलीजन को क्या करता हो, फॉलो करता हो, या वो पर्टिकुलर डिनोमिनेशन में बिलोंग करता हो, वरना गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आया, तो ये हुआ एक्सेप्शन कि अगर रिलीजियस अफेयर के रिलेटेड ऑफिस है, द पर्सन शुड बी द वन हु इज प्रोफेसिंग दैट पर्टिकुलर रिलीजन और इज बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर डिनोमिनेशन। इज दैट क्लियर? एक्सेप्शन 16(5). गॉट द पॉइंट? ठीक है। रिजर्वेशन फॉर अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी of the citizen in addition to existing reservation, maximum of 10%। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, 10% एक्स्ट्रा पोस्ट देंगे। तो हम लोग ने 6 एक्सेप्शंस में क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले बोला कि भाई स्टेट गवर्नमेंट के अंडर का जॉब है तो वही स्टेट का होना एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो सकता है। दूसरा, अपॉइंटमेंट का रिजर्वेशन रखेंगे, किसके लिए, बैकवर्ड क्लास सिटीजन के लिए। तीसरा, फेवर में हम पोस्ट रखेंगे, किसके लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। चौथा बोला है रिलीजियस अफेयर वाला है तो वही रिलीजन का होना जरूरी है। फिफ्थ बोला है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए पोस्ट रखा जा सकता है। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है, ओके, चलो आज के लिए रुक जाते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। पढ़ के आना, कल टेस्ट है तुम्हारा।